हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने बात करी थी कि फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर किस तरह से बनी होती है और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड के थ्रू किस तरह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में, जिसमें मैं आपको oogenesis के बारे में बताऊंगी और साथ ही आज हम बात करेंगे कि फीमेल की ओवरी के अंदर oogenesis के साथ साथ किस तरह से ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि oogenesis क्या होती है। जिस तरह से मेल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक उसी तरह से फीमेल के अंदर ओवा की फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। और फीमेल में ओवा की जो फॉर्मेशन होती है बच्चों, वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है। मीन्स बिफोर बर्थ की अभी फीमेल बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ, बर्थ होने से पहले ही फीमेल के अंदर ओवा की फॉर्मेशन जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है। और फीमेल में ओवा की फॉर्मेशन जो होती है उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी के अंदर होती है। और ये जो ओवरी होती है वो एक आलमंड शेप स्ट्रक्चर होती है, जो कि लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यूट्रस के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है और विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट की हेल्प से ये यूट्रस की वॉल से अटैच रहती है। और अगर आप इस ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये ओवरी जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का सॉलिड मास होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। मीन्स इसके इंटरनल मास को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसको कवर करने वाली जो लेयर होती है उस लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। और इसी जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल के अंदर oogenesis जो होती है वो इनिशिएट होती है। मीन्स ओवा की फॉर्मेशन इनिशिएट होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस जर्मिनल एपिथेलियल लेयर की जो सेल्स होती हैं सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और माइटोटिकली डिवाइड करके बहुत सारी सेल की फॉर्मेशन करवा देती हैं, जिसको हम oogonia बोलते हैं। और ये जो सेल बनती हैं वो छोटे छोटे क्लस्टर में अरेंज हो जाती हैं, जिसको हम एग नेस्ट बोलते हैं। मीन्स ये जो एग नेस्ट होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो बनती तो इस जर्मिनल एपिथेलियल लेयर से हैं और बनने के बाद ये स्ट्रोमा के अंदर ऐसे हैंग रहती हैं। और इसमें 2 तरह की सेल प्रेजेंट होती है बच्चों। एक तो इसके सेंटर में सेल प्रेजेंट होती है, जिसको हम इसकी सेंट्रल सेल बोलते हैं, और बाकी सेल जो इसको कवर करके रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी पेरिफेरल सेल बोलते हैं। इसकी जो सेंट्रल सेल होती है उसके अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से होती है, और ये जो सेंट्रल सेल होती है वो ग्रो करके प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करवा देती है। जबकि इसकी जो पेरिफेरल सेल होती है उनके अंदर ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके होती है, और इन पेरिफेरल सेल से ग्रैनुलोसा सेल की फॉर्मेशन होती है। और इस तरह से क्या होता है, ये एग नेस्ट जो है एक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, जिसके सेंट्रल में प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है और इसको कवर करने वाली जो सेल होती है उनको हम ग्रैनुलोसा सेल बोलते हैं। और फीमेल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बनाकर रख दिए जाते हैं। और जो प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट प्राइमरी oocyte होता है वो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, की प्राइमरी फॉलिकल जब बन जाता है तो उसमें प्रेजेंट जो प्राइमरी oocyte होता है वो मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में एंटर कर जाता है, और प्रोफेज 1 में एंटर करने के बाद मियोटिक डिवीजन जो होता है वो यहीं पर अरेस्ट हो जाता है। और क्या होता है बच्चों, फिर इसके बाद फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है। और बर्थ से लेकर जब तक कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी नहीं आ जाती, मीन्स जब तक फीमेल जो है वो 10 से 12 साल की एज में एंटर नहीं कर जाती, तब तक फीमेल के अंदर क्या होता है, ये जो बनाकर रखी हुई मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल होती हैं, इनमें से बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो डीजनरेट होती रहती हैं। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कि जब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी के एज में पहुंचती है, तो फीमेल की एक सिंगल ओवरी के अंदर केवल 60 से 80 हज़ार तक ही प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बच पाती हैं, और बाकी की जितनी भी फॉलिकल होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। और जब फीमेल क्या होती है, प्यूबर्टी पे पहुंचती है, मीन्स 10 से 12 साल की एज में होती है, तो उस दौरान फीमेल के ब्रेन के द्वारा एक हार्मोन रिलीज करा जाता है, जिसको हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज करवाता है। एक को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम FSH से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा हार्मोन जो होता है उसको हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मीन्स LH बोलते हैं। इसमें से ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है,
ओवरी में प्रेजेंट जो प्राइमरी फॉलिकल होती है इनको जाकर स्टिमुलेट करता है और इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाकर प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल की और टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन करवाता है। अब किस तरह से होता है बच्चों कि जैसे ही ये FSH रिलीज होता है ना, तो ये FSH जाकर सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर वर्क करता है, और जब ये प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर वर्क करता है तो प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट जो सिंगल लेयर थी ग्रैनुलोसा सेल की, ये ग्रैनुलोसा सेल जो है वो इनिशिएट हो जाती है और मल्टीप्लाई करके मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल की फॉर्मेशन करवा देती है। मीन्स ग्रैनुलोसा सेल की कई लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है। और क्या होता है कि कुछ सेल जो स्ट्रोमा की होती है, स्ट्रोमा की भी कुछ सेल जो हैं वो इस ग्रैनुलोसा सेल के अराउंड आकर इकट्ठा हो जाती हैं और एक लेयर बना लेती है, एक एक्स्ट्रा लेयर बना देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कि जब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स FSH के इफेक्ट की वजह से ये प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल बनी हुई होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में प्रेजेंट जो ग्रैनुलोसा सेल होती हैं उनमें से कुछ ग्रैनुलोसा सेल जो है वो बीच में से डीजनरेट होने लगती हैं और डीजनरेट होकर एक कैविटी क्रिएट कर देती हैं। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। और क्या होता है बच्चों कि ये जो थीका थी, जो एक्स्ट्रा लेयर थी इसमें प्रेजेंट, ये थीका जो होती है वो दो डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइड हो जाती है। जो इसमें अंदर वाली लेयर होती है उसको हम थीका इंटरना बोलते हैं, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। इसके अलावा ये जो प्राइमरी oocyte इसमें प्रेजेंट था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte था, इस प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है और एक पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो इस तरह से टर्सरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। फिर टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि टर्सरी फॉलिकल में ये जो एंट्रम आप देख रहे थे ये छोटा सा था, ये एंट्रम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। इसके अलावा एक सिंगल लेयर जो है वो ग्रैनुलोसा सेल की प्रेजेंट रहती है। जो सिंगल लेयर ग्रैनुलोसा सेल की यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस सिंगल लेयर को हम कॉर्ना रेडिएटा बोलते हैं। और ये कॉर्ना रेडिएटा जो होती है वो अंदर के साइड में एक नॉन सेलुलर लेयर बना देती है जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक तो कॉर्ना रेडिएटा प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। इसके अलावा जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट होती है और ये जो कैविटी जो एंट्रम होती है इसका साइज जो है काफी बड़ा होता है। सेंटर में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, बाहर की साइड में ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है बच्चों, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte होता है वो विद द हेल्प ऑफ सम ग्रैनुलोसा सेल, कुछ ग्रैनुलोसा सेल की हेल्प से सस्पेंडेड रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस oophorus बोलते हैं। इस तरह से टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट की वजह से ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होती है बस्ट हो जाती है। और जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बस्ट होती है तो इसमें प्रेजेंट जो सेकेंडरी oocyte होता है वो इस ग्राफियन फॉलिकल से मूव करके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और आफ्टर ओव्यूलेशन ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचती है, ये एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल एक येलो बॉडी की फॉर्मेशन करवा देती है जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो डीजनरेट कर जाती है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। अब क्या होता है बच्चों, फीमेल के अंदर दो कंडीशन होती है। अगर इस सेकेंडरी oocyte का फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो डिजेनरेट नहीं करती। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो कंटिन्यूसली 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है जो कि यूट्रस की वॉल को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर इस सेकेंडरी oocyte का फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कुछ समय तक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है और उसके बाद क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करने लग जाती है जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो होती है वो डिसइंटीग्रेट करने लग जाती है और जब यूट्रस की एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट करती है तो फीमेल के अंदर
ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उस ब्लीडिंग के थ्रू फीमेल के अंदर ये जो अनफर्टिलाइज सेकेंडरी oocyte होता है इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से फीमेल की ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। और अब हम एक बार यहाँ से oogenesis के बारे में बात कर लेते हैं कि oogenesis क्या होती है। ओवा की फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं और फीमेल के अंदर ये जो ओवा की फॉर्मेशन होती है वो बिफोर बर्थ उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है। अब ये किस तरह से इनिशिएट होती है कि जब फीमेल जो है वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तो उस दौरान उसमें प्रेजेंट जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती हैं, सबसे पहले ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके बहुत सारी सेल की फॉर्मेशन करवा देती हैं। माइटोटिक डिवीजन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। तो सबसे पहले ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके बहुत सारी सेल की फॉर्मेशन करवा देती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं। और ये जो oogonia बनती है इसमें से कुछ oogonia जो होती हैं वो साइज में बड़ी हो जाती हैं बाय एक्युमुलेटिंग साइटोप्लाज्म, अपने अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट कर लेती हैं, अपने जेनेटिक कंटेंट को रेप्लिकेट कर लेती हैं और इस तरह से इनका साइज जो है वो बढ़ जाता है। जब इनका साइज बढ़ जाता है तब हम इन सेल को क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी oocyte बोल देते हैं। और जब प्राइमरी oocyte बन जाती हैं तो ये प्राइमरी oocyte जो होती हैं बिफोर बर्थ होने से पहले ही ये प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाती है और ये जो प्राइमरी oocyte बनती हैं ये प्राइमरी oocyte जो है वो अपने अंदर मियोटिक डिवीजन इनिशिएट कर देती हैं और मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में एंटर कर जाती हैं। और मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में एंटर करने के बाद सेल साइकिल जो होती है इस फेज में आकर अरेस्ट हो जाती है, टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाती है, कुछ समय के लिए सेल साइकिल जो है यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है। बर्थ होने के बाद जब फीमेल जो है वो 10 से 12 साल की एज में एंटर करती है, मीन्स प्यूबर्टी में एंटर करती है, तो प्यूबर्टी में एंटर करने के बाद फीमेल के ब्रेन के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या काम करता है, जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज करवाता है। एक को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, FSH बोलते हैं, और दूसरे को हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो इसमें से ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कि जब वो प्यूबर्टी में आ गई है फीमेल, तो प्यूबर्टी के टाइम पर जब ये हार्मोन बनता है तो ये हार्मोन क्या काम करता है, इन प्राइमरी oocyte को जाकर स्टिमुलेट करता है जो कि प्रोफेज 1 में, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो रखी थी। तो इन प्राइमरी oocyte को जाकर जब ये स्टिमुलेट करता है तो इन प्राइमरी oocyte के अंदर जो मियोटिक डिवीजन जो कि अरेस्ट हो गया था वो रिकंटिन्यू हो जाता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो लार्ज साइज की सेल बनती है उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं और जो इसमें स्मॉल साइज की सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte बनती है, सेकेंडरी oocyte जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर कर जाता है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एंटर करने के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज 2 में आकर ये अरेस्ट हो जाता है। और इस स्टेज में क्या होता है, इस सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन हो जाता है, मीन्स इस सेकेंडरी oocyte को ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर रिलीज कर दिया जाता है और रिलीज करके इसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद इस सेकेंडरी oocyte के साथ, जो कि सेकेंडरी oocyte कौन सी फेज में आकर अरेस्ट हो गया था, मेटाफेज 2 में आकर अरेस्ट हो गया था, उस सेकेंडरी oocyte के साथ आकर स्पर्म जो है वो फ्यूज कर जाता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कि जब स्पर्म जो है वो इस सेकेंडरी oocyte के साथ आकर फ्यूज कर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो कि मेटाफेज 2 में आकर अरेस्ट हो गया था, वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो री इनिशिएट हो जाता है और री इनिशिएट होकर ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। एक तो इसमें oocyte बनता है जो लार्ज साइज का होता है और जो सेकेंड सेल बनती है, जो स्मॉल साइज की सेल बनती है, उसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसके अंदर भी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो 2 पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, एक सिंगल oocyte से, एक सिंगल oogonia से 3 पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है और एक oocyte की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से फीमेल के अंदर oogenesis होती है। और ये जो oogenesis होती है इसमें मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा ग्रोथ स्टेज होती है और तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं।
मल्टीप्लिकेशन में केवल सेल जो है वो मल्टीप्लाई करती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं। ग्रोथ में क्या होता है, ये जो oogonia जो होती है वो साइज में इंक्रीज कर जाती है बाय एक्युमुलेटिंग साइटोप्लाज्म, बाय रेप्लिकेटिंग देयर जेनेटिक कंटेंट, अपने जेनेटिक कंटेंट को रेप्लिकेट करके अपने अंदर साइटोप्लाज्म को एक्युमुलेट करके अपने साइज को बड़ा कर लेती है। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो प्राइमरी oocyte बनती है, प्राइमरी oocyte के अंदर बिफोर बर्थ ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो इनिशिएट हो जाता है, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनिशिएट होकर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में आकर यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, और 3 पोलर बॉडी और एक oocyte की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से फीमेल के अंदर oogenesis परफॉर्म होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको oogenesis के बारे में बताया और ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के बारे में भी बताया है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।